ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक्स फर्स्ट इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें क्या दिया था कि पहली चीज जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये किन पे एप्लीकेबल होता है, इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है ये एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट है होल ऑफ इंडिया तक। ठीक है, और अब जहां पर भी आपको ये लाइन दिखे एक्सेप्ट, आगे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको क्या करना है हमें, कट कर दो। ठीक है, बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा बिकॉज इट इज होल ऑफ इंडिया ओनली। जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इवन ऑफिशियली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया नाउ आफ्टर 2019। ठीक है, इसके पास जो भी स्पेशल स्टेटस था वो ले लिया है हमने। सो फॉर दैट रीजन अभी दिस एक्ट या एनी ऑफ योर एक्ट्स, सारे के सारे एक्ट्स क्या होते हैं, दे आर एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पहली चीज क्लियर हुई। सेकेंड थिंग, it came into force on first day of October 1932। अब ये वो दिन है जिस दिन से ये जनरल पब्लिक पे अप्लाई होने लग गया था। ठीक है, अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज वी मेक अ रूल इन द क्लास। ठीक है, जिस जो भी एब्सेंट हुआ है या जिसके भी नोट्स पेंडिंग हुए हैं, ठीक है, दैट पर्सन हैज टू पे अ फाइन ऑफ 5,000। ठीक है, दिव्यांश इज लाइक मैं तो गया, है ना, मेरे पास तो बहुत ज्यादा पेनल्टी आएगी, है ना। ओके, तो अभी ये रूल है, वैसे कोई भी, ये तो रैंडम सा रूल है, ऐसे ही उसमें लिया है मैंने तो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई तो किसी फ्यूचर डेट से ही करेंगे ना। अब ये भी मैं कह सकती हूँ, ऐसा तो नहीं कहूंगी ना कि आप जब से आए थे तब से दे दो। आप बोलोगे मैम हमें पता ही नहीं था, हम ज्यादा केयर करते अगर आप पहले से बताते। तो जनरली ऐसा नहीं है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रख सकते। आप जनरली क्या करते हो, फ्यूचर डेट्स को लेके चलते हो कि हम किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को फ्यूचर से एप्लीकेबल कराएंगे। लेट्स सपोज एक एक्ट 1 जनवरी को पास हुआ है, तो उसकी एप्लीकेशन होगी 1 मार्च। ऐसा जनरली ये इफेक्ट रहता है लॉस का। तो ये कब से इफेक्ट हुआ था, कब से जनरल पब्लिक पे लागू होना स्टार्ट हुआ था, वो क्या दिन है, 1 अक्टूबर 1932। ठीक है, देन द एक्सप्रेशन यूज्ड। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके पास है एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन क्या होता है, बेसिक प्रोविजन कि जो सब पे लग जाता है जनरली। ठीक है, अब आप किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ना, तो ये एक्ट जनरली सब पे लगेगा, सब पे। ठीक है, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ आप, बीट आप सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, बी आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, बीट आप बेलमेंट कर रहे हो, बीट आप एजेंसी कर रहे हो। अब ये सारे जो टर्म्स हैं इनको भी नहीं आते हैं अभी, क्योंकि कवर नहीं हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी। ठीक है, इनको भी आएगा अभी जब हम करेंगे। ओके, तो अभी आप बेलमेंट, अच्छा किसी को पता है यहाँ पे बेलमेंट नहीं, स्टूडेंट्स में से नहीं, इट्स ओके, मैं बताऊँ। ओके, बेलमेंट में जनरली आपके पास क्या होता है, अच्छा बेलमेंट क्या होता है, ओल्ड स्टूडेंट्स एनीबडी। अच्छा, अच्छा, अम, साहिल बेलमेंट क्या होता है। एंटीसिपेटरी बेल होता है बच्चे। अच्छा, वो बेलमेंट होती है? कितनी क्यूट हो तुम। अच्छा, दिवांग। ठीक है, अब देखो बेलमेंट के केस में क्या होता है, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ही बनता है। इसमें इसमें पार्टी वन है, लेट्स सपोज ये आपकी पार्टी वन है क्यूट से। ठीक है, ये आपकी पार्टी टू, इसको नाम दिया मैंने बेलर, इसको नाम दिया है बेली। ठीक है, ये है बेलर, ये है बेली। बेलर कौन है, जो बेलमेंट शुरू करता है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करता है। बेली कौन होता है, जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। ठीक है, अब ये है, ये क्या करेगा, अपनी कोई प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन बेचेगा नहीं, मतलब इसके नाम पे नहीं करेगा, सिर्फ इसको क्या कहेगा, तुम इसे यूज करो और यूज करके मेरा काम करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यू आर कीपिंग अ ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, आपकी कार यूज करता है, दैट इज योर एसेट ना। ठीक है, वो आप उसकी पोजेशन ड्राइवर को देते हो ना, दैट पर्सन इज यूजिंग योर एसेट। लेकिन अब उसको कहते क्या हो कि जहां हमें जाना है, जहां किसी को जाना है, लेके आना, कुछ सामान लेके आना है, वो लेके आना, इधर उधर जाने का काम देते हो, तो वो उस एसेट को किस लिए यूज कर रहा है, आपके
कामों के लिए, टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज। ठीक है, तो जब वो आपके कामों के लिए उसको यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वो कुछ कॉस्ट लेगा आपसे। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सिंपली, कि मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने कामों के लिए अपनी प्रॉपर्टी देगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ पोजेशन, यानी सिर्फ आप होल्ड करके रख सकते हो दूसरे पार्टनर की, दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन आप उसे ओन नहीं कर सकते। ओन मतलब आप ओनर नहीं बन सकते उसके। अब ये ड्राइवर ओनर थोड़ी ना बन जाएगा उसकी कार का, कार तो इसी की रहेगी ना, जब भी इसे वापस चाहिए वापस ले लेगा कार, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी समझ आया, एक वे क्लैरिटी मिली व्हाट इज बेलमेंट। अब इसमें भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है ना, लेकिन क्या ये पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप बन रही है इसमें कहीं पे? ये दोनों पार्टनर्स है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेल ऑफ गुड्स हो रहा है? सेल हो रही है कहीं पे? नहीं ना। अच्छा, जशन यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? इसमें कोई डाउट्स हो? ये वाला नो कंसेप्ट मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। बेटा आप ना एक बार ये चैट बॉक्स यूज कर लो, इसका जो स्पीकर है ना, इट इज नॉट वर्किंग, तो आपकी आवाज बहुत वेग आ रही है। ओके, ओके, यू गॉट दैट। ठीक है, पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कनेक्टेड टू विद मतलब ऑल दिस, तो मेरे को बोल देना, ठीक है, कहीं पर भी डाउट आए, क्योंकि इन लोगों ने एक बार तो पार्टनरशिप पढ़ा है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। सो ना, अब ये समझ आया, अब ये अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अब जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये सभी के सभी आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ना, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बनता हो, चाहे आप अपना एजेंट रख रहे हो, चाहे आप अपने अंडर सर्वेंट रख रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट, लिटरली कोई भी, दैट आर गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो पहले आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसकी प्रोविजंस, यानी आप जनरली कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कैसे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, वो बताता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर इसके बाद इसमें होती थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कि आपने अगर सेल करनी है किसी गुड्स की तो उसकी प्रोविजंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी। फिर इसके बाद आपका पार्टनरशिप एक्ट था, उसकी प्रोविजंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थी। ठीक है, यानी आपकी पार्टनरशिप बन तो इसमें पार्टनरशिप डीड थी, बट अब जो पार्टनर्स है वो किससे गवर्न होते हैं? पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? दो पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट। अब ये दो जो पार्टनर करेंगे, ये क्या बिजनेस करेंगे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी इनकी, कितना प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, ठीक है, 1:2 की रेशियो है, 1:1 की रेशियो है, क्या रेशियो में करेंगे, कि हाफ हाफ करेंगे, 50-50 करेंगे, 20-80 करेंगे, 60-40 करेंगे, क्या करेंगे, वो डीड में लिखा होता है, अग्रीमेंट में लिखा होता है। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो है ना। अभी मान लो आपकी जो सेल हो रही होती है, सेल में एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पे ट्रांसफर कर रहा होता है, तो उसके लिए भी अग्रीमेंट बनाते हैं ना। आपने कभी देखी है सी डीड्स? सेल डीड्स में क्या लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये डायमेंशंस है, ठीक है, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है। मान लो अगर आपकी कार सेल हो रही है, तो वो लिखेंगे ना मॉडल नंबर इतना है, ये ईयर है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग नंबर है, ये कार का नंबर है, ओनर ये था, दैट पर्सन इज वैलिडली ट्रांसफरिंग टू दिस पर्सन रिजाइडिंग एट दिस एरिया, सब कुछ लिखते हैं ना हम कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है। तो पहले हमने क्या किया था, सब कुछ एक ही में डाल रखा था, लेकिन हमें बाद में होनी शुरू हुई कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेल से डील कर रहा था, पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप से कर रहा था। अब एक ही एक्ट में तीन प्रोविजंस थी अलग अलग, लगा लो आप एक ही चैप्टर में आपका डिमांड भी डाल दिया, सप्लाई भी डाल दिया, और डिमांड और सप्लाई के अदर फैक्टर्स भी एक ही चैप्टर में डाल दिए। ठीक है, कि डिमांड कैसे होती है, सप्लाई कैसे होती है, और अदर फैक्टर्स एक ही चैप्टर में। फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, आपका बच्चे मान लो 3 चैप्टर एक ही चैप्टर में इकट्ठे कर रखे हैं, अलग अलग है, सेम नेचर के पर अलग अलग चैप्टर्स हैं जो अलग अलग होने चाहिए थे। ठीक है, लेट्स सपोज केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स इकट्ठे करके एक ही चैप्टर में डाल रखे हैं। ओके, देन या बायो की आपको एक ही, जैसे उसमें अलग अलग होता है ना बायो में, अच्छा बायो तो यू डिड नॉट, यू आर फ्रॉम नॉन मेडिकल ना। ठीक है, तो आपका क्या था कि मान लो केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स एक ही चैप्टर में डाले, दे आर इंटरकनेक्टेड, बट उनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, दे कैन बी सेपरेटेड टू। ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड बट दे आर सेपरेट टू। समझ आया? जैसे हमारा डिमांड सप्लाई और क्या थी, अदर फैक्टर्स है, तो इंटर रिलेटेड है ना, एक दूसरे पे इफेक्ट तो करते ही है ना। लेकिन जो आपके इंटर रिलेटेड थिंग्स है, इनको अलग अलग चैप्टर्स में डाल सकते हैं? नहीं, अलग अलग चैप्टर नहीं बना सकते इनका। एक डिमांड का चैप्टर बना दो, एक सेल का इसका बना दो, सप्लाई का बना दो, और एक अदर फैक्टर्स का बना दो, बना सकते हैं, है ना। तो वैसे ही हमने क्या किया,
इन द ईयर 1930 हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को उठा के अलग एक्ट बना दिया कि ये एक्ट अब सिर्फ सेल ऑफ गुड्स से डील करेगा, क्योंकि उस टाइम क्या होती, सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है, पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तब इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इतना यूज नहीं होता था, उन्होंने एक थोड़ी सी प्रोविजन डाल दी बस इसमें। लेकिन बाद में सेल्स बढ़ने लगी, ठीक है, तो उन्होंने इसे उठा के अलग एक्ट बना दिया। इसके बाद जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है, फिर उसमें भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी लोग बहुत ज्यादा काम करने लगे थे कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो उनको क्या नीड पड़ी कि हमें एक पार्टनरशिप एक्ट को भी अलग करने की नीड है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोविजन बार बार ऐड करने से अच्छा आप एक अलग एक्ट ही बना लो। मान लो आपकी डिमांड या सप्लाई के नए प्रिंसिपल्स आ गए, या आपके केमिस्ट्री के नए प्रिंसिपल्स आ गए, तो उस चैप्टर में ऐड करने के बजाय आप क्या करो, चैप्टर ही निकाल के अलग चैप्टर बना लो। समझ आया? ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका एक ही चैप्टर था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका क्या ईयर था, 1872, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका कौन सी ईयर में पास हुआ था, 1872 में, यानी 1872 में लोगों पे अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, तब का एक्ट है ना। 1947 में मिली है ना इंडिपेंडेंस, पता है कब मिली है, हम आजाद हो चुके हैं बच्चों, पता है? ठीक है, ओके। तो हमारे आजाद होने से भी पहले का एक्ट है, ओके। देन ये भी आजाद होने से पहले, ये भी, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर, हमारे ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, वो क्या कर रहे थे, सेल ही तो कर रहे थे ना अपनी कंट्री में, कम प्राइजेस पे सेल ही तो कर रहे थे ना हमारे गुड्स को, तो यहाँ से उठा उठा के सामान उधर लेके जा रहे थे, तो सेल की ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। मैम जिਵੇਂ 10th एक साइंस सी बट 12th 3 पार्ट डिवाइड करती, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जाम्पल जशन, कि हाँ साइंस पहले सिर्फ 10th में सिर्फ एक ही साइंस होती थी, उसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स एक ही में ही आता था, लेकिन बाद में जब ये 12th में हुए, इनको अलग कर दिया ना, ठीक है, अलग अलग बना दिया ना, पीसीबी बना दिया, अभी फिजिक्स भी है और आपकी केमिस्ट्री और बायो अलग अलग कर दिए 12th में। वेरी गुड, ठीक है। नाउ अब आपको ये समझ आया कि आईसीए में से तीन एक्ट्स निकले हैं, कि एक ही एक्ट था उसी में से 3 एक्ट्स निकल गए। क्लियर हो गया? उस दिन भी जिसको नहीं समझ आया अभी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे फर्स्ट आपको पॉइंट समझ आया कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है पार्टनरशिप एक्ट, सेकंड समझ आया कि 1 डे ऑफ अक्टूबर 1932 से स्टार्ट होता है। थर्ड चीज समझो, ये क्या बोल रहे, द एक्सप्रेशन यानी वर्ड्स, आई कीप राइटिंग वर्ड्स, तो आपको जब मटेरियल मिल जाएगा ना, आपका मैथ मिल जाएगा इंस्टीट्यूट का, उसके ऊपर आपने वर्ड्स साथ साथ लिख लेने, ठीक है, ताकि आपको मतलब समझ आता है। नाउ द एक्सप्रेशन यानी वर्ड्स यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, यानी इन दी पार्टनरशिप एक्ट, कौन से एक्ट में नीड यहाँ पे यूज तो किए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी उसको कहाँ डिफाइन किया हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, पर तो दे शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन दैट एक्ट, कि हमारे यहाँ पर जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें कुछ वर्ड्स को यूज किया, ठीक है, लेकिन हमने उसे पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं किया, तब इसका मतलब कहाँ से निकाल लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, ठीक है। कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, जनरल प्रोविजन थी, उसी में से तो लाए ना, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना थोड़ा सा, समहाउ तो इंटर रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी डेफिनेशन, लेट्स सपोज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही लगा लो आप, कॉन्ट्रैक्ट का जो यहाँ मतलब है वही यहाँ मतलब है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पार्टनरशिप एक्ट में भी बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट में भी बनता है, समझे? जशन क्लियर है यहाँ तक? साक्षी एवरीथिंग आप दोनों एंड बाकी सभी बच्चों, एनी डाउट? ओके, ओके जशन, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने किए थे डेफिनेशन स्टार्ट, ठीक है, जो इस एक्ट में दिए, जनरली आपकी जितने भी चैप्टर्स आपको दिए हैं ना, उन चैप्टर्स में, उन 6 के 6 चैप्टर्स, आपका फर्स्ट तो इंट्रोडक्टरी है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना वो इंट्रोडक्शन ही है लॉ का, ठीक है, आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही है कि हमारा इंडिया का जो लॉ है वो है कैसा, बेसिक चैप्टर है, बहुत ही मिनिमल वेटेज है, ठीक है, आता है या नहीं आता है एक बराबर ही। तो इसके बाद आपके पास बचते हैं 6 चैप्टर्स, ये हैं आपकी एक्ट्स, प्रॉपर एक्ट्स अलग अलग, ठीक है। इस एक्ट में सबके सब में जो सेक्शन नंबर 2 है ना आपका, वो क्या है, डेफिनेशंस पोर्शन। अभी जो आप ऊपर पढ़ के आए हो ये क्या था, सेक्शन नंबर 1, ठीक है, ये क्या है अब आपका सेक्शन नंबर 2,
ओके, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ सेक्शन नंबर 2 कैसे। अभी आप लोग भी देख लो, ठीक है। आपको भी नहीं पता ना बेयर एक्ट क्या होता है, आई शो यू द बेयर एक्ट। अच्छा हाँ, अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे हम क्या करते थे, एस्ट्रांत की बुक्स को करते थे रेफर। मान लो कोई चीज नहीं समझ आ रही नॉर्मल साइंस में, हम 10th में क्या करते थे, एस्ट्रांत की बुक्स आती थी, पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी? चलो और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ी है? अच्छा, मैथ्स की 2 बुक्स होती थी, वो पता है कि एक ही थी? आर डी शर्मा नहीं रेफर करी एनसीईआरटी के साथ कभी? ओके, ठीक है। मैं बताती हूँ हमारे साथ क्या होता था सीबीएसई में। हमारे पास होती थी, मान लो आपने एनसीईआरटी से करा, तो उसके बाद हमारे को क्या देते थे, आर डी शर्मा की एक बुक होती थी, ठीक है। इतनी होती थी, मोटी सी छोटी सी बुक होती थी, रेड से कलर थी उस टाइम पे। आई डोंट नो व्हाट्स द कलर नाउ। रेड ब्लू ही है, रेड ब्लू सा। अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मान लो हमें इधर कोई प्रोविजन नहीं समझ आ रही ना, उसमें बहुत डेप्थ में प्रोविजन दी होती थी, क्लियर जो है ना, तो हम वहां जाके रेफर करते थे। सिमिलरली अगर मान लो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हम कहाँ जाते थे, एस चांद में समझने। एस चांद की भी आती थी बुक्स, एक्सप्लेनेटरी बुक्स होती थी वो साइंस की होती थी, ठीक है। 10th में आपको एनसीईआरटी देते हैं, मतलब पंजाब बोर्ड में दूसरी साइंस की बुक्स होती होंगी, ठीक है। मान लो आपकी मेन बुक है, उसके साथ आप गाइड होती है। हाँ, गाइड में रेफर करते हो, कुछ नहीं समझ आ रहा होता है ना, तो वो गाइड है। ये क्या है, ये वो चीज है। आपने मतलब दोनों में से किसी ने फर्स्ट लेक्चर देखा? नहीं देखा? आपने देखा? आपने देखा? अच्छा, अभी फिर एक काम करना, अभी जितने भी नए बच्चे हो आप लोग, ठीक है, 1-2 दिन ले लो नुवारी, ठीक है, लेकिन कर लो, फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें आपको ये समझ आ जाएगा एक्ट कैसे बनता है। एक्ट हमारा कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा, मतलब उसको एग्जीक्यूटरी पावर कौन देता है कि वो लोगों पे लागू हो सके, हमारा प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा क्या है, हेड ऑफ द नेशन है, समझे। अच्छा, बेयर एक्ट किसका, पार्टनरशिप एक्ट, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो ये बेसिकली वो लॉ है जो हमारे को पार्लियामेंट ने पास करके दिया था, और वो इसी फॉर्मेट में, इसी कॉपी में, इसी तरीके से पास किया था। ये समझ आया जशन? समझ आई ये बात, कि जैसा हमारा एक्ट पास किया था हमारे पार्लियामेंट ने, जिस फॉर्म में किया था, जिस तरीके से किया था, वो ये है, समझे। इन्होंने सबसे पहले, जैसे हमारी चैप्टराइजेशन होती है, चैप्टराइजेशन होती है, बुक होती है, ये क्या है, पार्टनरशिप एक्ट की बुक है। यहाँ लिखा है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये कौन सी बुक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, ठीक है। ये अलग बुक है, इसमें अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे आपको। चैप्टर 1 क्या कवर करता है, आपका बेसिक्स, ये हम अभी पढ़ के आए, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या होता है, नाम एक्ट का, नाम क्या है एक्ट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्सटेंट कहाँ तक है, अभी पढ़ा था, होल ऑफ इंडिया तक। कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1 अक्टूबर 1930। अब मैंने आपको क्या बोला था, सेक्शन सेकंड किसका है, अब जो आपका ये पॉइंट 1-2 है ना, इसको हम सेक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 1-2-3 ऐसे होते हैं, समझ आया। अब ये सेक्शन 2 आपका क्या है, डेफिनेशन। इसमें पार्टनर की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, एक्ट ऑफ द फर्म, जितनी भी पार्टनरशिप से रिलेटेड डेफिनेशन है ना, वो दी है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं डिफाइन की। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए वो यहाँ डिफाइन नहीं की, उन्होंने बोला वहां जाके देख लो, ठीक है। अब ये थर्ड थिंग, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, यही सेम था सोगा में भी, सोगा में भी सेम ही था ना। अभी जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, उसमें भी सेम ही है, सेम तीनों, पहले 3 जो सेक्शंस है ना, डिट्टो सेम है उसमें भी। क्योंकि कहाँ से निकला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही तो आया। अभी तो समझाया था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी, पार्टनरशिप एक्ट भी। तो पहले 3 चीजें बिल्कुल सेम, कि नाम वगैरह उसका, हाँ नाम अलग अलग है दोनों के, ये नहीं कि नाम भी सेम लिख रहे, ठीक है। नाम दोनों है, उसका है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्सटेंट दोनों का सेम, होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट डेट अलग अलग, कमेंसमेंट वो 2 साल पहले आया ना, तो 2 साल पहले एप्लीकेबल होगा। ये 2 साल बाद आया, तो 2 साल बाद एप्लीकेबल है, ठीक है। और सेक्शन सेकंड उसका भी डेफिनेशन वाला है, उसमें डेफिनेशन किससे रिलेटेड है, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, कि बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, ये सब कुछ उसमें डिफाइंड है, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ओके। अब इसमें डेफिनेशन कौन सी होगी, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन क्या होते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ फर्म क्या है आपका, ये सब कुछ इसमें डिफाइंड है, ठीक है। अब थर्ड,
उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1870। अच्छा, अब एक्ट 9 ऑफ 1872, यार ये कंफ्यूजन है ना कि मैम ये क्या है, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिख नहीं आएगा ना अब। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर है ये चलते हैं हम नीचे, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिपील। रिपील मतलब कैंसिल,